अब हम उसी के कंटिन्यूएशन में नाभिक के जो गुणधर्म पढ़ रहे थे, उसी के कंटिन्यूएशन में हम एक और नया टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो है आपका पैरिटी। पैरिटी क्या होता है, या इसको हम बोलते हैं समता, हिंदी में बोलते हैं उसको हम समता, पैरिटी, समता। जो हमने द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था उसी के कंटिन्यूएशन में दूसरी फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी जो है पैरिटी, समता। पैरिटी और कुछ भी नहीं है, एक तरह से रिफ्रैक्शन है। अगर हम उनको सिंपल भाषा में समझें तो पैरिटी और कुछ नहीं, एक रिफ्लेक्शन है। जैसे आपका कोई फलन है या आपका कोई पॉइंट है और उसमें आपका जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है या इसका कोई आपकी कोई अवस्था है किसी सिस्टम की, जैसे x है, y है और z है, उसके निर्देशांक है, ठीक है, कहाँ पे, इस ओरिजिन से। अगर मैं इसको माइनस x एक्सिस पे, माइनस y एक्सिस पे या माइनस z एक्सिस पे या इसको चेंज कर दूं, जैसे ये इधर ले आऊं या इधर ले आऊं, तो हमारी क्या होती है, हमारा फलन चेंज हो जाता है। रिफ्लेक्शन यानी कि निर्देशांकों को हमें क्या करना, चेंज करना। समता क्या है, एक तरह से हम ये बोल भी सकते हैं कि एक तरह से मिरर है, दर्पण है, ठीक है, जो कि आपके इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स में भी इम्पोर्टेंट है और आपके क्वांटम फिजिक्स में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको फलन के बारे में, वो सममित फलन है या असममित फलन है, उसके बारे में आपको शो करता है कि हमारी जो ये आपका जो तरंग फलन है वो आपका सिमेट्रिकल आएगा या नॉन सिमेट्रिकल होगा, वो हमें बताता है। तो अगर आपका ये जो फलन है उसमें अगर आपने उसके एक्सिस को चेंज कर दिया, आपने उसको चेंज यानी कि आपने उसको इस एक्सिस से उस एक्सिस पर डालने पर आपका फलन अगर चेंज नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम ये बोलते हैं कि हमारी जो पैरिटी है वो इवन पैरिटी है उस सिस्टम की। और अगर आपका कोई इसमें ही हमने अगर इसके निर्देशांकों को दूसरे एक्सिस में ले जाकर और उस अगर आपकी ये इसका मान माइनस ऑफ साई आ जाता है, देन हम कह सकते हैं कि हमारी जो पैरिटी है वो ओड है, एसिमेट्रिकल है। ये तो हमने सिर्फ आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि जो पैरिटी होती है वो एक तरह से दर्पण है, किसका, आपके जो सूक्ष्म कण हैं उनके बारे में जानने के लिए, उनके निर्देशांकों के बारे में जानने के लिए, या आपके जो कण हैं उनकी संपूर्ण व्यवस्था को या संपूर्ण ओरिएंटेशन को जानने के लिए आपको पैरिटी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और ये आपका जैसे कोई आपके कोई सूक्ष्मकण है और उसका कोई फलन है तो उसको हम कैसे शो करते हैं और उसको जब ऑपरेट करते हैं तो उसका क्या मान आता है, यही हमें देखना है। अतः आपके जो ये है ये जो तरंग फलन है वो क्या है, पैरिटी क्या है, एक दर्पण की तरह बिहेव करती है, ठीक है। उसके नेक्स्ट हम ये अगर हमको क्वांटम के अकॉर्डिंग देखना है, इसको क्वांटम यांत्रिकी के अकॉर्डिंग, ये तो हमने सिंपल लैंग्वेज में बताया। अब अगर आपका क्वांटम है तो उसकी एक प्रॉपर्टी है पैरिटी की कि आपका जो ये ऑपरेटर है यूपी, यानी कि कोई ऑपरेटर आपको पता ही है ऑपरेटर क्या होते हैं। अगर हम किसी पर किसी फलन पर किसी पर भी आप कोई ऑपरेट करते हैं, जैसे प्लस करना है तो हम उस पर ऑपरेट करते हैं कि 2 + 3, तो ये प्लस क्या है, एक ऑपरेटर की तरह काम करता है। तो हमारे पैरिटी का भी हमने एक ऑपरेटर मान लिया U और P फॉर पैरिटी, इसका मान होता है 1 ऑलवेज, यानी कि हमारी जो पैरिटी है उसका जो मान होता है वो ये आपकी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ पैरिटी है, ठीक है। अब आपने क्वांटम में देखा ही होगा कि अगर हम इस पैरिटी में ही आपके जैसे अगर ट्रांसपोज ही कर रहे हैं, हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, हम पैरिटी में हम निर्देशांकों को क्या करते हैं, x से -x में, y से -y में और z से -z में। तो ये क्या हो रहा है, ये एक तरह से क्या है, ट्रांसपोज हो रहा है, y का -y से, z का -z से। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसपोज करने का ही काम करते हैं। तो UP ट्रांसपोज और UP, इसका मान हमारे पास में क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपकी एक तरह से क्या है, पैरिटी की प्रॉपर्टी है और इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटरी ऑपरेटर।
अगर आपके पास में किसी भी फलन का ट्रांसपोज और वही फलन का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट करते हैं और उसका मान 1 आता है, तो इसको उस तरह के ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी ऑपरेटर बोला जाता है, और ये यूनिटरी ऑपरेटर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में यूपी स्क्वायर का मान भी क्या है, 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यूपी इज इक्वल टू यूपी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बना आपके पास में, यूपीटी इज इक्वल टू यूपी। ठीक है, तो यानी कि आपने पैरिटी का जो ऑपरेटर का ट्रांसपोज उसके ही बराबर वापस आ जाता है। तो इस तरह का जो पैरिटी में ये प्रॉपर्टी होती है, और इसी को ही बोलते हैं हम हर्मिशियन। ये आपने क्वांटम में आप पढ़ोगे, इसको हर्मिशियन प्रॉपर्टी कहलाती है कि अगर हमारा कोई फलन है या फिर कोई ऑपरेटर है जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर वापस आ जाता है, तो उस तरह का जो ऑपरेटर उसको बोलते हैं हम हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, ये सब मैं पैरिटी के लिए बता रही हूँ, हमें ये शो करना है कि पैरिटी का मान 1 होता है, यानी कि पैरिटी ऑपरेटर का मान आपके 1 आता है, या पैरिटी का मान 1 प्लस या -1 होता है, हमें ये शो करना है। उस शो करने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम ये जानते हैं कि पैरिटी में क्या होता है, हम निर्देशांकों को ट्रांसपोज करते हैं, और ट्रांसपोज करने पर उसका 1 मान आए तो हम उसको यूनिटरी ऑपरेटर बोला जाता है। अब हम ये जानते हैं कि अगर हम इसका मान 1 है तो दैट मीन्स हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया, तो ट्रांसपोज करने पर वापस वही फलन आता है, वही ऑपरेटर आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर बोलते हैं। ये हर्मिशियन प्रॉपर्टी भी बोली जाती है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी कि हर्मिशियन ऑपरेटर का जो आइगन मान होता है वो क्या होता है, आइगन वैल्यू ऑलवेज रियल होता है, इमेजिनरी कभी भी नहीं होता है। और आपको पता ही है आइगन वैल्यू क्या होती है, जैसे आपने कोई ऑपरेटर है, ये पैरिटी वाला, ये किसी फलन पर मैंने ये दिया, जैसे x या r पे दे दिया मैंने, r में क्या हो जाएगा, आपके तीनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x y z, उस पर मैंने कोई ऑपरेटर लगाया और उसका मान जैसे कुछ भी आ जाता है, माना कि p ही आ जाता है, तो ये क्या है, रियल वैल्यू, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। क्या बोलते हैं हम, आइगन वैल्यू। और ये आइगन वैल्यू ही हमेशा क्या होती है, आपकी रियल होती है। हमेशा ये जरूरी नहीं कि ये फलन वापस उठ के आए, लेकिन हाँ ये फलन कुछ ना कुछ फलन जरूर आएगा, बट ये जो होगा वो आपकी क्या होती है, आइगन वैल्यू। और आइगन वैल्यू हमेशा क्या होती है, आपकी रियल होती है। ठीक है, ये तो आपकी कुछ मैंने प्रॉपर्टीज बताई है। उसी से रिलेटेड अब अगर हम, जैसे हमारे पास में कोई फलन है साई x y और z, ठीक है, या फिर हम इसको बोल देते हैं साई ऑफ r। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगर हमने इस पर कोई पैरिटी ऑपरेटर इंट्रोड्यूस कर दिया तो कुछ ना कुछ वैल्यू p, माना कि p उसकी वैल्यू उठ के आई। ठीक है, ये आइगन वैल्यू उसकी आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसी में वापस इसी पर ही एक ऑपरेटर ऑपरेट कर देंगे, पैरिटी ऑपरेटर इस पर ऑपरेट कर देंगे, किस पे, इस वाले फलन पे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसी पर ही आप क्या कर रहे हैं। ठीक, अब इसका मान क्या है आपके पास में, ये है, तो हम इसको क्या करेंगे, यूपी, और इसका मान क्या है आपके पास में, पी शाई आर। पी शाई आर की जगह हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे शाई आर। ठीक है, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, यूपी, पी शाई की जगह हम कर देंगे, पी को बाहर निकाल देंगे और यूपी शाई आर। ठीक, अब यहाँ पे तो बन जाएगा आपका यूपी स्क्वायर शाई आर, और यूपी शाई आर की वैल्यू क्या है आपके पास में, पी शाई आर। तो यूपी स्क्वायर शाई आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर शाई आर। शाई आर कैंसिल आउट हो गया आपके पास में। ठीक है, और यूपी स्क्वायर, यूपी की क्या वैल्यू है, 1 वैल्यू है, तो आपके पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 आ गया। तो पी इज इक्वल टू क्या हो गया, +-1, यानी कि पैरिटी का मान आपने
ऐसे भी पता है आपको और ऐसे भी आपके थ्योरेटिकल भी किया गया कि पैरिटी का मान या तो +1 होगा या -1 होगा। ये क्या है, अगर +1 है तो आपका क्या होगा, जो आपका फलन है वो सिमेट्रिकल है, और अगर माइनस है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो असिमेट्रिकल है, इवन नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी क्या करती है, एक तरह से दर्पण को शो करती है, हमारे जो क्वांटम में जो स्मॉल पार्टिकल्स है उसकी अवस्था को शो करती है पैरिटी, कि वो इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है। ओके, ये तो आपके पैरिटी का मान +-1 हो गया। अब आप इसको कैसे शो करेंगे कि हमारे पास में कि ये सम है या आपकी ऑड है, तो कैसे होगा, तो हम उसको ऐसे शो कर सकते हैं जैसे हमारे पास में कोई फलन है शाई, ठीक है, और उसको हम निर्देशांक चेंज कर देते हैं x, y और -z, और उसको पैरिटी ऑपरेट करते हैं, और उसका मान अगर हमारे पास में शाई x, y और z ही आता है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, इवन पैरिटी है, यानी कि आपका यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं होता है, तो हम कहते हैं ये हमारी इवन पैरिटी है, सिमेट्रिकल है। और अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है -x, -y और -z, और उसको जब हम सॉल्व करते हैं उसका मान माइनस में आ जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारी जो पैरिटी है वो क्या है, ओड है, विषम है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि कोई फंक्शन है और फंक्शन पे अगर आपने पैरिटी ऑपरेटर ऑपरेट किया है और वो सेम वैसा का वैसा ही लौट के आता है, तो हम उसको कहते हैं इवन पैरिटी। और अगर आपका साइन चेंज हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑड पैरिटी बोली जाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जो हमारा अगर अर्थात हम अगर साई है और -x, -y और -z है और उसका p शाई बन के, यानी कि कुछ मान आ रहा है आपके, क्योंकि p का मान या तो ये -1 होगा या +1 होगा, तो ये p ही क्या कहलाती है, आपकी समता कहलाती है, पैरिटी कहलाती है। ठीक है, जिस अवस्था में, जिस सिचुएशन में या जिस अवस्था में p +1 है वो क्या कहलाएगी आपकी, उसे हम कहते हैं सम पैरिटी, इवन पैरिटी। ठीक है, और जिस अवस्था में p माइनस है उसको हम बोलते हैं विषम पैरिटी। इसी पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, तो ये पैरिटी से रिलेटेड आपकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि बाइंडिंग, बंधन ऊर्जा क्या होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है आपके मास डिफेक्ट बोल दो, या उसको हम बोलते हैं मास डीके बोल दो, मास डिफेक्ट बोल दो, द्रव्यमान क्षति बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, अब ये मास डिफेक्ट होता है क्या है, मास डिफेक्ट क्या है, और कुछ नहीं है, जैसे हमारा एक एटम है, एटम के अंदर हमारा न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। ठीक है, अब आप ये, अगर आपका ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का मास क्या होगा, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के इक्विवेलेंट ही होगा। जितना ज़्यादा ये प्रोटॉन और न्यूक्लियस का जो मास होगा वही किसका होता है, हमारा न्यूक्लियस का मास होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, न्यूक्लियस का मास हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से कम होता है। तो इस तरह की जो क्षति हो रही है, यानी कि न्यूक्लियस का मास ऑलवेज लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इस तरह जो हमारे मास का डिके हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति बोलते हैं या मास डिके बोलते हैं। कि क्या हो जाएगा कि आपका जो न्यूक्लियस का द्रव्यमान है, न्यूक्लियस का जो मास है वो न्यूक्लियनों के मास से क्या होता है, हमेशा कम होता है। इस तरह जो आपके द्रव्यमान में जो कमी आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। आगे बात समझ में कि आपका न्यूक्लियस का जो मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द मास ऑफ द न्यूक्लियन। दिस टाइप ऑफ डिके इन मास इज नॉन एज मास डिके। ठीक है, नाभिक के द्रव्यमान
उसके निर्माण करने, यानी कि निर्माण किससे होता है, नाभिक का जो द्रव्यमान उसके निर्माण करने वाला, निर्माण कौन कर रहा है उसका, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसके द्रव्यमान से, न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योगफल से, यानी कि इन दोनों के द्रव्यमानों के योगफल से हमेशा कम होता है। इस तरह जो द्रव्यमान में क्षति होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मास डिके बोलते हैं। और मास डिके का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस किससे बना है हमारा, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन से, तो Z क्या होता है हमारे प्रोटॉनों की संख्या, मास ऑफ द प्रोटॉन, इसको कैपिटल M कर लो, मास ऑफ द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या क्या करेंगे हम, एटॉमिक मास में से माइनस कर देंगे Z को, तो हमारे न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी A माइनस Z, मास ऑफ द न्यूट्रॉन, माइनस ऑफ, अब क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइनस ऑफ द न्यूक्लियस का मास। ठीक है, तो ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया, मास डिके का फॉर्मूला बन गया। मास डिके क्या होगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू आपके दोनों का ऐड हो गया, यानी कि जो न्यूक्लियन है उनका मास के उससे आपके न्यूक्लियस के मास से ज्यादा होता है। तो इस तरह की जो द्रव्यमान क्षति होती है वो हमारी क्या कहलाती है, मास डिफेक्ट। MP क्या है, मास ऑफ द प्रोटॉन, MN क्या है, मास ऑफ द न्यूट्रॉन, M क्या है, मास ऑफ द न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला किसका बन गया, मास डिके का। इसी के कंटिन्यूएशन में हमारे पास में आती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी आप दो तरीके से समझ सकते हो कि आपकी एक तो हो जाएगी कि नाभिक के निर्माण में, जब आपका न्यूक्लियस बन रहा है उसके जब कोई निर्माण हो रहा है तो उसके द्रव्यमान शक्ति के तुल्य जो ऊर्जा होती है वो ही क्या कहलाती है, आपकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। यानी कि जब आपका जो न्यूक्लियस जब बन रहा होता है तो उसके बनने में जो आपके द्रव्यमान की क्षति यानी कि मास डिफेक्ट होता है वो ही इक्विवेलेंट क्या हुई, उसकी बाइंडिंग एनर्जी हुई। और एक आप ये भी मान सकते हो कि आप बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कौन सी एनर्जी है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधे रखने के लिए आवश्यक होती है। अगर हम ऐसी एनर्जी उसको दे दें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कर दे, तोड़ दे, और उनके कॉन्स्टिट्यूट यानी कि न्यूक्लियस को उनके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल में ब्रेकअप कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। या तो यूं कह दो या फिर ये कहते हैं कि जब हमारा न्यूक्लियस मैट बन रहा होता है तो उसमें जो द्रव्यमान शक्ति होती है उसके तुल्य जो ऊर्जा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान शक्ति के तुल्य ऊर्जा क्या कहलाई, हमारी बाइंडिंग एनर्जी कहलाई, बंधन ऊर्जा कहलाई। ठीक है, तो नाभिक को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, नाभिक किससे बनेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, उनको बांधे रखने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा तो ये हो गई। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी, ये तो है आपकी बाइंडिंग एनर्जी B, ठीक है, और उसका मान होता है डेल्टा mc²। ठीक है, यही आपके एनर्जी की फॉर्मूला है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के एटॉमिक मास से रिलेटेड है। ठीक है, और इसी से, इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से ही हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा एलिमेंट मोर स्टेबल है, कौन सा एलिमेंट लेस स्टेबल है, कौन सा एलिमेंट में जैसे वो जो मैजिक नंबर्स हम पढ़ते हैं ज़्यादा स्टेबल क्यों है, उसी से हमें इस बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से ही हमें ये पता चलता है कि हमारे कौन कौन सा एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा एलिमेंट कम स्टेबल होता है। ठीक है, तो बंधन ऊर्जा यानी कि आपकी बाइंडिंग एनर्जी और एटॉमिक मास का जो रेशियो है उसी को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहते हैं। और यही आपके क्या करता है, आपके न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी को शो करता है कि हमारा न्यूक्लियस कितना ज़्यादा स्टेबल है। जितनी ज़्यादा आपकी बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा आपका न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल माना जाता है। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे हम। ठीक है,
बाइंडिंग एनर्जी के रेस्पेक्ट में ही हम एक चीज पढ़ रहे हैं और वो ग्राफ बनाया हमने, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और आपका एटॉमिक मास, उसमें हमने एक ग्राफ बनाया और वो ग्राफ इस तरह से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, तो यहाँ पे मोर स्टेबलाइजेशन आ रहा है, फिर आपके क्या होगा, वापस आपके इस तरह से डिक्रीज होता हुआ चलेगा ये ग्राफ। ये आपके कुछ कुछ पीक्स आएंगे इस तरह से, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी कहीं ज़्यादा, फिर वापस जो मैजिक नंबर्स हैं जैसे 4, 8, 12, 16, इन पर आपकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, एकदम जंप करती है, बूस्ट करती है। तो यहाँ पे इनकी बाइंडिंग एनर्जी अपने पड़ोसी जो भी आपके और एटॉमिक मास वाले जो एलिमेंट है उससे क्या होती है, रेस्पेक्ट में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम इसके कुछ कंक्लूजन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी आपको पता चली गया, बाइंडिंग एनर्जी और कुछ भी नहीं है, आपके क्या है, आपका जो नाभिक है उसको उनके कॉन्स्टिट्यूट यानी उनके घटकों में यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में विभाजित करने के लिए जो आपकी आवश्यक ऊर्जा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपकी बाइंडिंग एनर्जी बोली जाती है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, और या उन दोनों का रेशियो जो होता है वो आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है। अब हमारे इसके कंक्लूजन देखिए, आपको इससे दिख ही रहा है कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास 50 to 100 होता है वो आपको दिख रहे हैं मोर स्टेबल होते हैं, ये वाले यहाँ पर जो भी एलिमेंट होंगे वो स्टेबल होते हैं, उन्हें जल्दी से तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि उनका न्यूक्लियस स्टेबल होता है। और मैक्सिमम किसका होता है, ये सबसे ज़्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो A56 की होती है, यानी कि Fe की होती है वो, और उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इसकी सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है। देन आपका जैसे A56 होगा वहाँ तक आपकी बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम, देन आपका क्या होगा, ये ग्राफ ऐसे डिक्रीज होता हुआ चलेगा। ठीक है, फिर आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फिर से घटती हुई जाएगी, और यूरेनियम जो जहाँ तक पहुँचेगी तो उसकी कितनी हो जाती है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन आपकी यूरेनियम की पहुँचेगी। अब आपका यानी कि इसका मतलब आपको पता चल गया कि जिन जिन एलिमेंट का एटॉमिक मास 50 to 100 के बीच में है वो मोर स्टेबल है देन उनके नेबरिंग एलिमेंट से। और सबसे ज़्यादा किसकी है हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, Fe की। तो Fe के बाद में हमारी बाइंडिंग एनर्जी घटती हुई चलती है और उसकी ही मैक्सिमम है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन आप यहाँ से देखिए जिस एलिमेंट की एटॉमिक मास 20 से लेस, इन मैजिक नंबर को आप छोड़ दीजिए, मैजिक नंबर अलग है क्योंकि उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या की वजह से वो मैजिक नंबर कहलाते हैं, उनमें वो जो संख्या है उस वजह से उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। बट इन नंबर्स को छोड़ के जिसका 20 से लेस है आपका एटॉमिक मास, वो क्या होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, वो अस्थायी होते हैं। और अस्थायी होते हैं, स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ही वो वापस क्या करते हैं, दो हल्के नाभिक क्या मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, संलयित होते हैं। और संलयित होने पर आपके क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, दो जब हल्के हल्के नाभिक जब जुड़ेंगे तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी रिलीज होके फिर वापस कहाँ, यहाँ कहीं पहुँचने लगती है। तो वो दो हल्के नाभिक संलयित होके फ्यूज होके देन स्टेबिलिटी वाली कंडीशन लाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अनस्टेबल नहीं रह सकती, स्टेबिलिटी तो चाहिए होती है। तो ये फ्यूज होकर वापस किस तरफ चलने लगते हैं, उनका एटॉमिक मास कहाँ पहुँचने लगता है, वो यहाँ Fe के या इनके बीच में कहीं पहुँचने लगता है। तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी यहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। सिमिलर सिचुएशन किसके लिए है, ये जिनका एटॉमिक मास 200 से ज़्यादा होता है, तो वो क्या होते हैं, बहुत हैवी न्यूक्लियस होते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, तो वो भी अनस्टेबल होते हैं, हम जानते ही हैं। तो अनस्टेबल यानी स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, यानी कि फिशन रिएक्शन करते हैं। और फिशन रिएक्शन करने से वो क्या होते हैं, उनका जो एटॉमिक मास है वो किस तरफ पहुंचने लगता है, वापस इधर की साइड आने लग जाता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो उनका एटॉमिक मास वापस इधर आएगा तो वो वापस क्या बन जाएंगे, स्टेबल होने लग जाते हैं। ठीक है, और आपकी ये मैंने बताई दी जो 4, 8, 12, 16 है वो क्या होते हैं, इनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इवन इस तरह की होती है कि वो अपने आप में इनकी बाइंडिंग एनर्जी अपने नेबरिंग से क्या होती है, ज़्यादा होती है। दिख रही है आपको, होना तो क्या चाहिए था,
कि ये इधर वाले जो एलिमेंट है उनकी भी तो इनके बराबर ही होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, क्योंकि इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग तरह की होती है। इस वजह से इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। किससे, अपने पड़ोसी नाभिक से। नेक्स्ट है हमारी जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी होती है, 8.75 के अप्रोक्स होती है। ठीक है, तो ये इसके मेन कंक्लूजन थे कि कौन स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है, कौन फ्यूजन करता है, कौन फिशन करता है, क्या मैजिक नंबर है, क्या एवरेज है, और किसका सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है। तो हमारी बाइंडिंग एनर्जी इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है। किसके लिए बाइंडिंग एनर्जी की सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस और कुछ भी नहीं है, उसका यही है कि इस बाइंडिंग एनर्जी से ही हम ये नाप सकते हैं, हम ये मेजर कर सकते हैं कि हमारा न्यूक्लियस कितना स्टेबल है और कितना अनस्टेबल है। थैंक यू।